चलिए आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो बहुत ही रहस्यमय है और सच कहूं तो इसे अक्सर बिल्कुल गलत समझा जाता है। हम बात कर रहे हैं भूत विद्या की। सुनकर थोड़ा डर लगा, लेकिन ठहरिए, आज के इस विश्लेषण में हम प्राचीन भारत के जंगलों में चलेंगे और देखेंगे कि हमारे पूर्वज इंसानी दिमाग और उसके अजीबोगरीब व्यवहार को असल में कैसे डिकोड करते थे। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं और खुद से एक सवाल पूछते हैं। पुराने जमाने में जब कोई अचानक से बहुत अजीब बर्ताव करने लगता था, बहुत गुस्सा करता या खुद से ही बातें करता था, तो क्या वो सच में किसी भूत प्रेत का शिकार होता था या फिर कहानी कुछ और ही थी? भाग 1, भूत विद्या का मिथक। आइए उस पर्दे को उठाते हैं जिसे हम अक्सर सिर्फ भूत प्रेत का साया समझ लेते हैं। जरा सोचिए, हजारों साल पहले की बात है। एक युवा शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि भाई कुछ लोग अचानक अपना मानसिक संतुलन क्यों खो बैठते हैं। गुरु मुस्कुराते हैं, चरक संहिता खोलते हैं और समझाते हैं कि देखिए, हमारा शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं है, ये मन, चेतना और सूक्ष्म ऊर्जा का घर है, और जब इनका बैलेंस बिगड़ता है ना, तो उसी को दुनिया भूत समझ लेती है। और यहीं से इस विद्या की एकदम सटीक परिभाषा सामने आती है। भूत विद्या आयुर्वेद की 8 प्रमुख शाखाओं में से एक है, और इसका मकसद समाज में डर फैलाना तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि यह इंसानों को उनके अंदर के अंधेरे और मानसिक असंतुलन से आजाद करने का एक बहुत ही करुणा से भरा तरीका था। भाग 2, मन का विज्ञान। इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि मॉडर्न साइंस के आने से बहुत पहले ही हमारे प्राचीन वैद्यों ने इंसानी दिमाग का एकदम सटीक विश्लेषण कर लिया था। उन्होंने मन को 3 हिस्सों यानी गुणों में बांटा, सत्व, रज और तम। उन्हें पता था कि जब रजोगुण या तमोगुण खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है तो सोचने समझने की ताकत धुंधली पड़ जाती है, और इसी मेंटल इंबैलेंस को बाहरी दुनिया भूत बाधा मान बैठती थी। भाग 3, प्राचीन भूतों को डिकोड करना। अब जरा इन प्राचीन शब्दों को आज की मॉडर्न साइकोलॉजी से जोड़कर देखते हैं। उदाहरण के लिए देवग्रह को ही ले लीजिए। इसका मतलब था बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, नींद ना आना और खुद को एकदम अजेय समझना। अब ये कोई ईश्वरीय कब्जा नहीं था। आज की मेडिकल भाषा में बात करें तो ये सीधा सीधा मेनिया या मैनिक बिहेवियर है। बिल्कुल इसी तरह जब किसी इंसान में बहुत ज्यादा गुस्सा, हिंसा या विनाशकारी सोच हावी हो जाती थी तो उसे असुर ग्रह का नाम दे दिया जाता था। ध्यान दीजिए, यह किसी राक्षस का हमला नहीं था, यह वैद्य के लिए एक क्लियर कट सिग्नल था कि इस मरीज का रजोगुण खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है और उसे तुरंत शांत करने की जरूरत है। और ये वाला हिस्सा तो वाकई गहरी सहानुभूति दिखाता है। पितृग्रह उस कंडीशन को कहते थे जब कोई इंसान अचानक से बहुत उदास हो जाए, सबसे कट जाए या किसी गहरे अपराध बोध में डूब जाए। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये आज के गहरे डिप्रेशन और बढ़े हुए तमोगुण का एकदम परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है। अब आगे देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता था। सोचिए, उस दौर में कोई MRI या ब्लड टेस्ट तो होते नहीं थे, फिर भी वैद्य सिर्फ मरीज के बात करने का तरीका, उसकी आंखों का मूवमेंट, उसके चलने का ढंग और खाने पीने की आदतें देखकर ही मन की गहराई को पढ़ लेते थे। एकदम सटीक डायग्नोसिस, बिना किसी मशीन के। भाग 4, प्राचीन चिकित्सा। बीमारी पकड़ने के बाद ट्रीटमेंट की बारी आती है, और चरक संहिता में जो इलाज बताए गए हैं वो आज के विज्ञान को भी हैरान कर देते हैं। इलाज 3 लेवल्स पर होता था: शरीर, मन और वातावरण। सबसे पहले एक सुरक्षित माहौल बनाया जाता था, मरीज का भरोसा जीता जाता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज की मॉडर्न थेरेपी में थेरेप्यूटिक रैपो बनाया जाता है। इसके बाद शरीर को सपोर्ट दिया जाता था। ब्राह्मी, अश्वगंधा और शंखपुष्पी जैसी खास जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता था, और हां, शांत करने वाली हर्बल धूप का भी। और ये कोई अंधविश्वास वाला अनुष्ठान नहीं था, बल्कि आसपास के माहौल को बदलकर सांसों को धीमा करने और मन को स्थिर करने की एक पूरी साइंटिफिक प्रोसेस थी। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि मंत्रों का असली मकसद कितना वैज्ञानिक था। किसी एक पॉजिटिव ध्वनि पर बार बार फोकस करना ये दिमाग के भटकाव को रोकने और गहरा कंसंट्रेशन बनाने की एक एडवांस टेक्निक थी। आज के दुनिया में हम इसी चीज को माइंडफुलनेस और मेडिटेशन कहते हैं। खैर, ये मेरी फेवरेट खोज है, सत्वावजय चिकित्सा। इसे आप उस जमाने की कॉग्निटिव थेरेपी कह सकते हैं। इसमें मरीज को पॉजिटिव कहानियां सुनाकर, नेचर वॉक पर ले जाकर और हंसी मजाक के जरिए उसके डर को खत्म किया जाता था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि हमारे विचारों और भावनाओं को बदलना ही ब्रेन की केमिस्ट्री को बदलने की असली चाबी है।
इसके अलावा नकारात्मक धारणाओं को तोड़ने के लिए कुछ बहुत ही ड्रामेटिक और प्रतीकात्मक अनुष्ठान भी किए जाते थे। इसका मनोवैज्ञानिक मकसद मरीज को यह यकीन दिलाना था कि वो बुरी शक्ति अब जा चुकी है, और असल में ये एक बेहद पावरफुल प्लेसिबो इफेक्ट का काम करता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, घर के माहौल को ठीक करने पर भी पूरा जोर दिया जाता था। परिवार वालों को शामिल करना, घर में नेगेटिव बातों पर रोक लगाना और मरीज के साथ पूरी इज्जत और धैर्य के साथ पेश आना। यह बिल्कुल आज की फैमिली सिस्टम्स थेरेपी जैसा ही है, जहां सिर्फ मरीज का नहीं बल्कि पूरे घरेलू माहौल का इलाज होता है। भाग 5, परम रक्षा। लेकिन देखिए, बीमारी के इलाज से भी बड़ा गोल था बचाव। गुरु ने अपने शिष्य को एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया था। जब नदी का पानी एकदम शांत होता है तो उसमें आसमान साफ दिखाई देता है। कहने का मतलब है, जब मन शांत होता है तो वो बिना किसी मिलावट के सच्चाई को बिल्कुल वैसा ही दिखाता है जैसी वो है। ऋषियों का सीधा सा मानना था कि मन का बचाव ही सबसे बड़ी दवा है। उन्होंने बहुत ही साधारण लाइफस्टाइल चॉइसेस बताई। एक रेगुलर डेली रूटीन, बैलेंस डाइट, अच्छे लोगों का साथ और थोड़ा वक्त नेचर या शांति में बिताना। ये छोटी छोटी चीजें ही मानसिक बीमारियों के खिलाफ एक मजबूत ढाल बन जाती हैं। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि हमें लगातार आत्म जागरूक रहना चाहिए। 3 चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने अपने नेगेटिव विचारों को कंट्रोल नहीं किया तो वही विचार एक दिन हमारे शब्दों और हमारे कामों में दिखने लगते हैं। चरक संहिता के इस पूरे नजरिए को हम सिर्फ एक पावरफुल लाइन में समेट सकते हैं। भूत बाहर नहीं है, वे मन के भीतर जन्म लेते हैं। जब मन ज्ञान से भर जाता है तो भीतर का अंधेरा अपने आप मिट जाता है। और इसी दमदार विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं। असली जीत बाहर की किसी अनजान शक्ति से लड़ने में नहीं है, बल्कि अपने खुद के भीतर के अंधेरे को पहचानने और उसे जीतने में है। तो जाते जाते एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हम सब अपने ही मन का सामना करने के लिए तैयार हैं?